इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किन किन प्रावधानों में की गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस कारण से आवश्यक है, क्या न्यायपालिका ने किन्हीं ऐसे अवसरों पर अपनी स्वतंत्रता को साबित किया है, न्यायपालिका यदि स्वतंत्र नहीं होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे सामान्य जीवन पे, संविधान में या राजनीतिक जीवन पे, और विभिन्न प्रश्न जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि मैं एक क्वेश्चन का उदाहरण दूं तो एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस ए डिस्प्यूट विल बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टांस। यानी कि कौन से ऐसे मामले हैं जिनका कि विचारण पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाता है, क्योंकि साधारणतः सभी मामले जो हैं अपने लोअर जुडिशरी में सुने जाते हैं, सबसे छोटे कोर्ट में सुने जाते हैं, लेकिन वे कौन से मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं। तो इन विभिन्न प्रश्नों का उत्तर हम आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और अब अगर हम बात करें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है क्या, तो अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें ये समझना होगा कि न्यायपालिका के ऊपर कोई भी बाह्य बंधन नहीं है। यानी जब न्यायपालिका हमारी कार्यपालिका या विधायिका से किसी भी प्रकार से बाधित न हो सके, तो इसी बात को हम कह रहे हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यानी कि कानून बना करके विधायिका यानी पार्लियामेंट बाधित न कर सके और ना ही कार्यपालिका उसके किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी कार्य में बाधा डाल सके। तो इसी बात को हम कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र है और उसी की स्वतंत्रता को बनाए रखना आवश्यक है। अब ये स्वतंत्रता आवश्यक क्यों है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कई महत्वपूर्ण कारणों से आवश्यक है। एक तो हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है, यानी राज्य की सरकारें अलग हैं, केंद्र सरकार अलग है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होंगे उनका निपटारा सही तरीके से नहीं हो सकेगा। अभी आपने ताज़ा उदाहरण देखा कि तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच गवर्नर के अपॉइंटमेंट और गवर्नर द्वारा बिल पे सहमति न दिए जाने को लेकर के विवाद था। तो इसके लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। दूसरा कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, क्योंकि सरकार उसका उल्लंघन करेगी और न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकेगी। तो ये विभिन्न कारण हैं जिनकी वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। अब बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न किया गया है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स सेवरल प्रोविजंस टू इंश्योर दैट द जुडिशरी, particularly the Supreme Court and High Courts, remain free from legislative and executive influence. Judicial independence is essential for protecting fundamental rights, maintaining the rule of law and acting as the guardian of constitution. यानी कि संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। अब इसके बाद ताकि वो किसी भी सरकार यानी विधायिका या कार्यपालिका के प्रभाव में आए बिना कार्य करती रहे। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या क्या हैं जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं, तो वो प्रोविजंस एक एक करके हम देखेंगे। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी न्यायपालिका में जो जजेज हैं यानी जस्टिस हैं, उनका जो टेन्योर है वो फिक्स है और उनको इसकी सिक्योरिटी दी गई है कि उन्हें पहले पद से आसानी से हटाया नहीं जा सकता, ताकि वो स्वतंत्रतापूर्वक और निर्भीकता के साथ कार्य कर सकें। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू ए स्पेशल इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अंडर आर्टिकल 124(4) एंड 217। यानी कि केवल और केवल उन्हें दो ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। क्या ग्राउंड होगा कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन साबित कदाचार और असमर्थता, ये दो ग्राउंड पे इम्पीचमेंट उनका हो सकता है। और इम्पीचमेंट की प्रोसेस इतनी कठिन है कि आसानी से ये संभव भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे देश में अभी तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जब किसी जज को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया गया हो। प्रोसेस तो कई बार स्टार्ट हुआ लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अभी एक उदाहरण बिल्कुल रिसेंट आपके पास है कि जस्टिस वर्मा हाई कोर्ट के जज थे और उनके घर पे जले हुए नोटों का बंडल पाया गया। उसके बाद भी अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति महोदय से आग्रह किया, उनको अपना रिकमेंडेशन भेजा, लेकिन अभी पार्लियामेंट ने इम्पीचमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, द सर्विस कंडीशंस ऑफ जज इंक्लूडिंग सैलरी, अलाउंसेज एंड प्रिविलेज कैन नॉट बी अल्टर्ड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। यानी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उनके
विरुद्ध हो, यानी उनके ऊपर हानिकारक प्रभाव डालता हो। यानी कि उनकी जो कंडीशन है सर्विस की वो एक तरह से स्थिर है, उसका परिवर्तन और संशोधन उनके पद पर रहते हुए नहीं किया जा सकता। यदि वो करेंगे उसका संशोधन या परिवर्तन तो उनके पद के समाप्त होने के बाद वो लागू होगा। इसका मतलब कोई जज इस भय या भ्रम में कार्य नहीं करेगा कि अगर मैं इनके विरुद्ध यानी कार्यपालिका या विधायिका के विरुद्ध कोई कार्य करूंगा तो मुझे पद से हटा दिया जाएगा या मेरे पद की सेवा शर्तें कम कर दी जाएंगी, ये भय उनको नहीं होगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी उनको जो सैलरी वगैरह मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे डिपेंड है, यानी पार्लियामेंट में उनके खर्च पे यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के खर्च पे कोई डिबेट नहीं हो सकता, कोई चर्चा नहीं हो सकती है। सैलरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द स्टेट, यानी राज्य के भी अपने कंसोलिडेटेड फंड होते हैं और केंद्र का भी कंसोलिडेटेड फंड है, तो उन दोनों पे वो निर्भर होता है। एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री वोट, यानी उस पर कोई वोट नहीं होना है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट को इतना बजट अलॉट किया जाए या ना किया जाए। इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जजेज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द कॉलेजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर जजेज। ये एक कॉलेजियम है 5 लोगों का, वो रिकमेंडेशन भेजता है प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। दिस प्रिवेंट्स पॉलिटिकल इंटरफेयर इन अपॉइंटमेंट, यानी अब जबकि जजेज द्वारा ही अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि बाहरी राजनीतिक या कोई बाह्य दबाव उनके ऊपर नहीं होगा। अब इसके संबंध में अगर हम कुछ केसेस की चर्चा करें तो सबसे पहली बार इस तरह का केस आया SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये अभी निर्धारित किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में कंसल्टेशन वर्ड यूज़ किया गया है और इस कंसल्टेशन और आर्टिकल 217 में भी कंसल्टेशन वर्ड है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंकरेंस है, यानी समानता के साथ उनके जो विचार हैं वो लागू नहीं किए जाने हैं, बल्कि प्रेसिडेंट का जो विचार होगा वो प्रिवेल करेगा जजेज के विचार पे। यानी यही बात कही जा रही है कि डज नॉट मीन कंकरेंस एंड द अल्टीमेट पावर वुड बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट, यानी कार्यपालिका को प्रधानता दी गई SP गुप्ता वाले जजमेंट में, यानी जो कोलेजियम था या जजेस के रिकमेंडेशन को वरीयता नहीं दी गई। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है। अब उसके बाद आगे के केसेस को हम लोग देखें तो वहाँ पे फिर अब कोलेजियम को वरीयता दी गई और कहा गया कि राष्ट्रपति उनके कंसल्टेशन को मानने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2016 का केस है, जिसे हम NGAC केस के नाम से भी जानते हैं, नेशनल जजेज अपॉइंटमेंट कमेटी। और इसमें बात थी कि प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और ये लोग भी शामिल होंगे उस अपॉइंटमेंट कमेटी में, तो इसका मतलब कि कॉलेजियम का प्रभाव कम होगा। और ये 99 अमेंडमेंट के द्वारा ये बात जोड़ी गई थी, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और पुरानी व्यवस्था जो थी CJI प्लस 4 सीनियर जजेस का जो कॉलेजियम था उसको फिर से अपहेल्ड कर दिया, यानी बहाल कर दिया और कहा कि उसी के तहत अपॉइंटमेंट होता रहेगा। तो आज की डेट में करंट पोजीशन भी यही है कि CJI प्लस 4 सीनियर जजेस का जो कॉलेजियम है वही रिकमेंड करेगा जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, और आप कहें कि देखने के लिए या सम्मान के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, लेकिन पूरी पावर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज किसी न्यायालय के सामने प्रैक्टिस करेगा तो स्वाभाविक है कि एक बायसनेस आ सकती है, तो इस वजह से उनके ऊपर रोक लगा दी गई कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज किसी भी कोर्ट में किसी भी अधिकारी प्राधिकारी के सामने प्लीड नहीं कर सकता या अभिवचन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट जजेज आर नॉट अलाउड टू प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट, प्रिवेंटिंग बायस, यानी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया आर्टिकल 124 के क्लास 7। पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव वाइड पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 32 एंड 226। दे कैन डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल विच स्ट्रेंथेंस इंडिपेंडेंस, यानी उनकी जो स्वतंत्रता है उसको ये बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं। यदि ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार या न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न हो न्यायालय के पास, तो स्वाभाविक रूप से न्यायालय निर्भीकता के साथ संविधान का निर्वचन नहीं कर पाएंगे, और निर्वचन नहीं कर पाएंगे तो मनमानापन आ जाएगा हमारी विधायिका में या कार्यपालिका में, तो ये भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है न्यायपालिका के। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कोई आपस में इस तरह का संबंध न हो कि एक दूसरे पे प्रभाव उत्पन्न हो, इसलिए इसको सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 50 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स DPSP में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट
यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, स्टेट पॉलिसी होना चाहिए था, दैट द स्टेट मस्ट सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इंश्योरिंग जुडिशियल इम्पार्शियलिटी, यानी उनकी निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए डीपीएसपी के यानी पार्ट 4 में आर्टिकल 50 में ये प्रोविज़न किया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए या किया जाए। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, यानी न्यायालय के पास ये अधिकार है, ये शक्ति है कि वो अपने अवमानना के लिए, चाहे वो आपराधिक अवमानना हो चाहे सिविल अवमानना हो, उसके लिए किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। और ये भी उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति न्यायालय के ऊपर अनावश्यक आक्षेप न लगाए या उसकी मानहानि न करे। कोर्ट्स कैन पनिश फॉर सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट इंश्योरिंग अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंस, आर्टिकल 129 और 215 में ये बातें इंश्योर की गई हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हम लोग केस लॉ के माध्यम से देख सकते हैं। इन री प्रशांत भूषण एंड अनदर्स, AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है और इसमें प्रशांत भूषण के ऊपर मानहानि का मामला सिद्ध हुआ था और उनके ऊपर फाइन लगाया गया था, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं, फिर भी उन्हें पनिश किया गया। भले ही नाम मात्र का 1 रुपये का फाइन लगाया गया था, लेकिन उन्हें मानहानि के का दोषी मानते हुए उनको पनिश किया गया था। फिक्स्ड रिटायर्ड एज, यानी इनके रिटायरमेंट की एज फिक्स की गई है, यानी कि इसमें कोई छेड़छाड़ कार्यपालिका या विधायिका द्वारा नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जजेज रिटायर एट 65 ईयर्स, हाई कोर्ट जजेज एट 62 ईयर्स। दिस अवॉइड्स एग्जीक्यूटिव मैनिपुलेशन, यानी उनके अपने टेन्योर में कोई विघ्न या बाधा नहीं डाला जा सकता कार्यपालिका या विधायिका द्वारा। रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, यानी जजेस के अपनी एक्टिविटी पे, उनके आचरण पे, उनके कार्य से संबंधित किसी आचरण पे पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं किया जा सकता। इस बात को का उल्लेख करके संविधान में कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश की गई है। नो डिस्कशन रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ जजेस इज अलाउड इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट इन केस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी जब इम्पीचमेंट का मामला होगा उस समय उस पर चर्चा की जा सकती है, उनके कंडक्ट की बात की जा सकती है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में उनके आचरण व्यवहार पर चर्चा नहीं की जा सकती है और आर्टिकल 121 में ये बात की गई है। अब यदि हम सामान्य केसेस की बात की जाए तो SP गुप्ता वर्सेस, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर उल्लेख किया, तो SP गुप्ता से लेकर के और 2018 में प्रशांत भूषण जी ने एक केस फाइल किया था, उन केसेस तक देखें तो अभी भी अपॉइंटमेंट वगैरह का वही प्रोसेस है और कोलेजियम को वरीयता दी गई है। और ये कहा गया है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो महत्वपूर्ण है, उसे बनाए रखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात इससे संबंधित केशवानंद भारती का केस, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है और इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी की है वो बेसिक स्ट्रक्चर है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद बात आती है कि कब कोई डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली सुना जाएगा फर्स्ट इंस्टेंस में, यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कहाँ माना जाएगा, तो उसकी चर्चा अगर हम लोग करें तो व्हेन कैन ए डिस्प्यूट बी हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सामान्य तौर पर मामले निचले न्यायालयों द्वारा सुने जाते हैं, लेकिन वे मामले जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे उनकी चर्चा अगर नीचे की जाए तो आर्टिकल 131 में ये प्रावधान किया गया है, गिव्स द सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग। तो कौन कौन से डिस्प्यूट्स होंगे वह? डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट, यानी एक तरफ केंद्र सरकार और दूसरी तरफ 1 या 2 या 4 जितने भी अधिक दूसरे राज्य हों, तो इन दोनों पक्षों में यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कोई मतभेद हो, कोई विवाद हो, तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मूल क्षेत्राधिकार के रूप में सुनी जाती है। और इस तरह के मामले के अगर उदाहरण हम लोग लें तो रॉयल्टी को लेकर के, टैक्स को लेकर के, माइंस को लेकर के विवाद था केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में। तो झारखंड वगैरह राज्य जहाँ की माइंस हैं वो राज्य एक तरफ थे और केंद्र सरकार एक तरफ थी, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया था। ये 2024 का मामला है। एग्जाम्पल, सेंटर एंड वर्सेज स्टेट ओवर कंट्रोल ऑफ डैम्स और टैक्सेस। तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि ये रिसेंट केस इस तरह से सुना गया था। डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से राज्य, यानी एक तरफ मध्य प्रदेश है, एक तरफ झारखंड है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, एक तरफ झारखंड है, इस तरह का डिस्प्यूट आएगा तो वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ही सीधे जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल कावेरी वाटर डिस्प्यूट तमिलनाडु एंड कर्नाटका का मामला था, ये भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था। डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी लोकहित का कोई मामला हो, चाहे वो विधि के प्रश्न पे हो या तथ्य के प्रश्न पे हो, तो वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना जाता है। वेयर द लीगल राइट ऑफ द पार्टीज इज अफेक्टेड,
अदर मैटर्स हर्ड फर्स्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। और कौन कौन से वो मामले हैं? अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 131 द सुप्रीम कोर्ट आल्सो हियर केसेस इनिशियली इन अदर सिचुएशन। किन किन सिचुएशन में? इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना हो तो इसके लिए भी आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जाता है। अंडर आर्टिकल 32 इंडिविजुअल्स कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिट्स लाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सरसरारी, प्रोहिबिशन और कोवारंटो, यानी ये 5 रिट्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आदेश दे करके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसका हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में अच्छे से डिटेल चर्चा की हुई है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, यानी यदि राष्ट्रपति को कोई सलाह लेनी होती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको सलाह देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, फिर भी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि निचले न्यायालयों से होते हुए अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बल्कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है कि अभी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सरकार के और तमिलनाडु सरकार के बीच में जो विवाद हुआ था बिल पे सहमति देने का, तो उसके रिगार्डिंग एक सलाह मांगनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सलाह दी भी है। अंडर आर्टिकल 143 ये सलाह मांगी जाती है। द प्रेसिडेंट में सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड कोई मैटर होगा तो उसे भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू देयर इलेक्शन इज डायरेक्टली हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 में ये बात कही गई है। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस की बात की जाए तो इन री द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, यानी ये एक हमारा संवैधानिक मामला आप कहें या लोकहित का मामला कहें या इसमें पब्लिक इन्वॉल्व थी, पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व थी, तो ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो अपने से ही सुना और इसका निर्णय दिया है। 2025 का ये मामला है। इसी तरह से स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का मामला, जैसा मैंने ऊपर उल्लेख किया था, इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना और इस पर निर्णय दिया। और इसी को लेकर के फिर राष्ट्रपति महोदया ने रिव्यू फाइल किया, एक तरह से कहें आप कि 143 के तहत रेफरेंस मांगा था सुप्रीम कोर्ट का, तो इस पर भी डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का और इस पर भी अलग से डिसीजन पहले ही आ चुका था। तमिलनाडु कावेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990, जैसा कि मैंने कहा कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर मैटर था, तो वो केस है ये। और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि जल विवाद, यमुना नदी में कितना पानी छोड़ा जाए, दिल्ली को पानी मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली का एलिगेशन था कि हरियाणा उसके हिस्से का पानी रोक लेता है, तो इसको लेकर के डिस्प्यूट था, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2024 में। तो ये कुछ उदाहरण हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों को सुनता है। अब अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें जुडिशरी के, तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्यों होनी चाहिए और है या नहीं हमारे देश में इंडिपेंडेंस, इस दोनों बातों को अगर मिला करके हम देखें तो यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो जो आम जन हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनके मन में जो एक भाव आता है कि वो सभी कार्यपालिका या विधायी शक्तियों से जब वो हार जाता है तो उसके मन में एक भाव होता है कि न्यायपालिका से मुझे रिलीफ मिलेगी या न्याय मिलेगा, तो वो न्यायपालिका के पास जाता है। और जब न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं होगी, वो किसी के भय या प्रभाव में होगी, तो इसका मतलब जो नागरिक होंगे देश के वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होंगे और सामान्य जो रूल ऑफ लॉ है वो नहीं स्थापित हो सकता। तो इस संदर्भ में आवश्यक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और राज्यों के बीच विवाद के लिए भी स्वतंत्रता आवश्यक है और केंद्र और राज्य के बीच विवाद को लेकर के भी आवश्यक है। चूँकि न्यायपालिका जो है संविधान की कस्टोडियन है और वो तभी संरक्षण संविधान का कर सकती है जब वो स्वतंत्र हो और कहीं से भी प्रभावित न हो और निर्भीक हो। अब इसका उदाहरण क्या हमारे पास है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है कि भारत सरकार ने एनजेएसी एक्ट लाया और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो इसका मतलब न्यायपालिका किसी भी प्रभाव से मुक्त है। दूसरा, इंदिरा गांधी जी उस समय की देन प्राइम मिनिस्टर थी वो, और उनके निर्वाचन में धांधली हुई थी, उसका एलिगेशन राजनारायण जी ने लगाया था और उनके यानी कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को क्वेश कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो इसका मतलब न्यायपालिका ने समय समय पर जहां भी आवश्यकता पड़ी है अपनी स्वतंत्रता का परिचय दिया है और हमारे देश की न्यायपालिका को हम आज भी अभी स्वतंत्र कह सकते हैं। ये विभिन्न उदाहरणों से आपने अच्छी तरह से समझा। अब इसको अगर हम कंक्लूजन के रूप में बात करें, यदि आपको कहीं लिखना हो, आंसर राइटिंग करनी हो या समझना हो तथ्यों को, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स एक्सटेंसिव सेफगार्ड्स टू सिक्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यानी संविधान ने
जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए तमाम सेफगार्ड यानी व्यवस्थाएं की हुई हैं। इनेबलिंग कोर्ट टू इम्पार्शियली प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो संविधान की निष्पक्षता के साथ संरक्षण कर सकें एंड सिटीजन राइट्स और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण कर सकें। द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन स्ट्रेंथ फेडरल रिलेशंस एंड एक्ट्स एज एन इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर बिटवीन इंडिया यूनियन एंड स्टेट। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं हमारे जो संघात्मक ढांचा है, दो सरकारें होती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों के बीच में संबंध बनाने की, बैलेंस करने की कोशिश करती है। इस वजह से उनकी स्वतंत्रता आवश्यक है। एग्ज़ाम रेडी अगर समरी की हम बात करें कि आपको किस ढंग से अब लिखना चाहिए, तो आप इस तरह से समापन कर सकते हैं। अगर ये लॉन्ग आंसर आप कर रहे हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो इस तरह से समापन कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज प्रोटेक्टेड थ्रू सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, impartial appointment system, prohibition on post-retirement practice, separation from executive, judicial review power, and impeachment process. The Supreme Court hears disputes between center and state, enforcement of fundamental rights, presidential reference, and election matters in its original jurisdiction. यानी इन मामलों में वो सीधे सुनवाई कर सकता है और करता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको कुछ इसमें से जानकारी मिली जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो आप इस तरह के वीडियो को और आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें इसे दूसरों के साथ, लाइक करें, और आप हमें सुझाव दें कि और भी किस तरह के वीडियो आपको चाहिए, किस तरह का हम कंटेंट्स आपको दे सकते हैं। धन्यवाद।